हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इकोसिस्टम लेके आई हूँ। देखिए गाइस, अगर आप अपना फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस खोलेंगे तो वहाँ पे जीके के पोर्शन में जो पार्ट 8 है वहाँ पे दिया गया है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या होता है? बेसिकली स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। तो आज हम इकोसिस्टम के रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बिहाइंड जो भी कंसेप्ट है उसको पूरी तरह से क्लियर करेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन इस टॉपिक में ना रहे। ठीक है, तो बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए पूरी वीडियो देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरा काम अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स और कीमोऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो आई थिंक ये सबको पता ही होगा। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है गाइस, तो अगर हम सेकंड की बात करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, तो ये ग्रीन प्लांट्स पे या अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, सेप्रोट्रॉफ्स की अगर हम बात करते हैं तो ये फीड करते हैं डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर पे। ठीक है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये फीड करते हैं। और कीमोऑटोट्रॉफ्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने फूड जो ड्राइव करते हैं वो केमिकल रिएक्शन से करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से और क्या करते हैं, बेसिकली ये CO2 से करते हैं और भी जो आयंस है उनसे ये अपना क्या करते हैं, फूड ड्राइव करते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाएगी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि फंजाई और बैक्टीरिया कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हमें पता है कि फंगस और बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स में तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब बचे हेटेरोट्रॉफ्स और सेप्रोट्रॉफ्स और कीमोऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स जहाँ पे भी है आप उसको कैंसिल कर लीजिए, दैट इज़ फर्स्ट यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी, दैट इज़ फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं और सेप्रोट्रॉफ्स भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ। ठीक है, जो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन में, तो वो किसकी रिलीज में हेल्प करता है? क्या वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता है ह्यूमस से, या बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स करता है डेट्रिटस से, या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स करता है ह्यूमस से, या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स करता है डेट्रिटस एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस होती है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले गाइस मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट डिकम्पोजिशन का दे देती हूँ। डिकम्पोजिशन में मेनली 6 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहले स्टेप को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डेड डिकेइंग मैटर है वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। ठीक है, जो डेट्रीवोरस ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड इज लीचिंग। ये नोट डाउन कर लीजिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि लीचिंग में क्या होता है। ठीक है, जैसे मिनरलाइजेशन में यहाँ पे पूछा गया है, तो डिफरेंट स्टेप्स में पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा प्रोसेस अकर करता है। तो लीचिंग में क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉइल की ओरिजिन में। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म से आप डायरेक्टली ही समझ सकते हैं कि जहाँ पे एंजाइम्स का रोल होगा। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या होता है, जो भी हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर है उस पर क्या होता है, फंगस और बैक्टीरिया एक्ट करते हैं। ठीक है, फंगस और बैक्टीरिया एक्ट करके उसको सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं हमारे डेट्रिटस को।
ठीक है। डेट्रिटस क्या होता है गाइस, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, जिसको थोड़ा सा डिकम्पोज कर चुके होते हैं डिकम्पोजर्स, उसको डेट्रिटस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, दैट इज ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन से आप नाम से समझ सकते हैं कि ये क्या हो गया, ह्यूमस फॉर्मेशन होती है इस स्टेप में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस बन जाता है, एमॉर्फस सब्सटेंस बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस, ठीक है। एमॉर्फस क्या होता है, जिसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है, नो डेफिनेट शेप, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती ह्यूमस की, इसलिए इसको एमॉर्फस बोलते हैं, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप है दैट इज मिनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमस है वो डिग्रेड हो जाता है स्लोली कहाँ पे, इनऑर्गेनिक मैटर में, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में वो स्लोली डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस, ठीक है। मिनरलाइजेशन में क्या होता है, जो ह्यूमस से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है गाइस। So question number 3 is productivity is the rate of production of biomass expressed in terms of, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को किस यूनिट से मेजर किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसका यूनिट है, जो प्रोडक्टिविटी का यूनिट है दैट इज किलो कैलोरीज मीटर पर स्क्वायर पर ईयर और ग्राम पर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, ये दोनों इसकी यूनिट है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। और अगर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी होता क्या है, बेसिकली रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, ठीक है। अगर हम इसकी पूरी डेफिनेशन की बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय प्लांट्स, ओके, बाय प्लांट्स पर यूनिट एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक यूनिट एरिया में प्लांट्स कितना बायोमास एक पीरियड ऑफ टाइम में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है गाइस। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं एक यूनिट एरिया में और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, 2 years 1 year, ठीक है, इतने टाइम में वो कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है गाइस। अगर हम प्रोडक्टिविटी तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन सेम ही है, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें आगे 2 टाइप्स आती हैं, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स टोटल प्रोडक्टिविटी, ओके। सो कुछ जो प्लांट्स हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी या कुछ एनर्जी प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपने रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, कि अमाउंट ऑफ बायोमास दैट इज अवेलेबल टू हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ बायोमास अगली ट्रॉपिक लेवल पे जाने के लिए अवेलेबल होता है प्लांट से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ओके गाइस। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर हमारे पास होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कि जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनता है, ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनता है, कहाँ पे बनता है, कंज्यूमर्स में बनता है या हेटेरोट्रॉफ में, जो देखिए जब प्लांट्स को वो खाते हैं तो उनके अंदर भी तो कुछ सब्सटेंसेस बनेंगे, ठीक है, हमारे अंदर जैसे प्रोटीन्स फैट्स वगैरह बनते हैं, तो जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनता है, ठीक है, कंज्यूमर्स में हेटेरोट्रॉफ्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई जो प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ बायोमास जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। जो हेटेरोट्रॉफ्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंडेड इन विच इकोसिस्टम, ठीक है। तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास किस में पाया जाता है, क्या वो फॉरेस्ट में पाया जाता है, मरीन में पाया जाता है, या ग्रास लैंड में पाया जाता है, या टुंड्रा में पाया जाता है, ठीक है गाइस।
तो आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। देखिए गाइस, अगर हम बात करते हैं मरीन की, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब जिसका बेस जो होता है वो छोटा होता है और जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो बड़े बड़े होते जाते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ जो बायोमास है वो कम है एज कम्पेयर टू द अपर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो मरीन इकोसिस्टम में ऐसा क्यों होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, बिकॉज जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ठीक है, बेस पे जो क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, तो उनका मास, बायोमास जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू जूप्लैंक्टन, ठीक है, जो इन पे फीड करते हैं, ठीक है, जो इन पे फीड करते हैं। तो इनका जो बायोमास है वो फाइटोप्लैंक्टन के बायोमास से ज़्यादा होता है, और उसके ऊपर वगैरह फिशेस आ गए तो उनका बायोमास तो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इनका जो पिरामिड है वो इस तरह का बनता है, दैट इज इन्वर्टेड, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर, ठीक है, इसमें से कौन सा प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। किसकी मदद से बनाते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल की मदद से बनाते हैं, और किसकी मदद से बनाते हैं, प्लस सनलाइट की मदद से बनाते हैं, है ना, वाटर भी चाहिए होता है इनको, ठीक है। तो ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूसर बनने के लिए, ठीक है। मेनली हम प्रोड्यूसर किसको कंसिडर करते हैं, प्लांट्स को, है ना, उनमें क्लोरोफिल भी है और वो सनलाइट की मदद से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए पहले ये ऑर्गेनिज्म कौन से है, तो स्पायरोगायरा, अगैरिकस, वोल्वैक्स, नॉस्टॉक, तो इसमें से कौन सा प्रोड्यूसर नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी, अगैरिकस। तो अगैरिकस क्यों प्रोड्यूसर नहीं है, क्योंकि ये फंगस है और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अगर इसमें क्लोरोफिल नहीं होता तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम स्पायरोगायरा की बात करते हैं तो स्पायरोगायरा क्या है, ये ग्रीन अलगे है, ठीक है। ग्रीन अलगे है मतलब इसमें क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। जब क्लोरोफिल होगा तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो ये भी क्या हुए, प्रोड्यूसर हुए, ठीक है। वोल्वैक्स और नॉस्टॉक जो है ये भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इनमें भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये तीनों प्रोड्यूसर हो गए। और ये तीसरा जो फंगस है, तो ये क्या हो गया, ये प्रोड्यूसर नहीं है। तो ये अगर ये अपना खाना खुद नहीं बनाते तो ये अपना खाना कहाँ से ड्राइव करते हैं, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, जो फंगस में न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है। इनमें सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, दैट इज ये किस पे खाते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये फीड करते हैं, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। तो इनमें से कौन से इकोसिस्टम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, दैट इज डेजर्ट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओशियंस या एस्टुअरीज। तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज बी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कहाँ पे होती है, रेन फॉरेस्ट में होती है, ठीक है। अगर आप इसका ऑर्डर देख लें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज़ इन एस्टुअरीज, उसके बाद डेजर्ट में, और सबसे लास्ट आता है ओशियंस में, ठीक है। ओशियंस में सबसे लास्ट क्यों आता है, क्योंकि ओशियंस में देखिए, अगर हम अर्थ की बात करें तो 71% जो अर्थ पे पानी ही है, ठीक है। उसमें भी 96.25% जो है पानी ओशियंस में है, ठीक है। इतना अमाउंट ऑफ पानी कहाँ पे है, ओशियंस में है, ठीक है। इतना अमाउंट अगर ओशियंस गिर रहे हैं फिर भी इसकी प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, बिकॉज इनसफिशेंट सनलाइट, ठीक है। प्रोडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी किससे होती है, बायोमास किससे बनता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से बनता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है, ठीक है। मगर ओशियंस में क्या होता है, डीप डाउन ओशियन में इनसफिशेंट सनलाइट की वजह से वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं हो पाती जितनी वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर इज, ठीक है, ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज इन्वर्टेड, आइदर अपराइट आर इन्वर्टेड, नाइदर अपराइट आर नॉर इन्वर्टेड, ठीक है।
तो नाइदर अपराइट नॉट इन्वर्टेड तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कुछ तो होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा, तो ये बिल्कुल नहीं है। ऑलवेज अपराइट ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि इन पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी में पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है, ठीक है, वो ऑलवेज अपराइट होता है, बिकॉज क्यों, 10% लॉ की वजह से, ठीक है, क्योंकि ऊपर तक पहुंचते जो एनर्जी है वो बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी होती है ऊपर ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचते हुए, तो वो वापस कहाँ से आएगी, ठीक है, तो इसलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है। अगर हम बात करते हैं तो इनमें से हम 50-50% जहाँ पे चांसेस हो तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सही आंसर के लिए जो ऑप्शन है वो दो ही हैं, ठीक है, जहाँ तो सही होगा या गलत होगा, मगर ऑलवेज इन्वर्टेड भी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से आप कट कर सकते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर ऑलवेज इन्वर्टेड नहीं होगा, ये आइदर अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो कितनी अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो लीव्स से पड़ती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकली बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट वो जो प्लांट कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन है लेस देन 1%, बी है 2 से 10%, सी है 30% और डी है 50%, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 2 to 10%। देखिए गाइस, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो है, ठीक है, टोटल इंसिडेंट जो भी रेडिएशन सूरज की रोशनी पड़ती है उसमें से जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है वो कितनी है, वो कम है, लेस देन 50%, ठीक है, 50% से ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो सनलाइट चाहिए होती है वो इससे मतलब जो टोटल सनलाइट हमें मिलती है उसमें से 50% से भी कम जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, ठीक है, तो ये कितना कंस्टिट्यूट करती हैं, अबाउट 2 to 10%, ठीक है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। अमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी द फास्टेस्ट, ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन है किसमें सबसे ज़्यादा तेज़ होगा, ठीक है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है गाइस, JKSSB ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछती है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, अगर आपको डिकम्पोजिशन का थोड़ा भी कंसेप्ट पता है तो आपको इसको ईजिली से मार्क कर सकते हो, ठीक है, डिकम्पोजिशन के लिए हमें क्या चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए और फंगस चाहिए, है ना, तो हमें पता है कि बैक्टीरिया और फंगस ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ पे कैसा हो इन्वायरमेंट, ह्यूमिड हो और थोड़ा सा हॉट हो, ठीक है, और थोड़ा मॉइस्चर भी वहाँ पे हो, ठीक है, तो ऐसे एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसको भी रखते हैं, अंटार्कटिक, ठीक है, तो ये जो है साउथ पोल में आता है, ठीक है, ये रहा हमारा इक्वेटर और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। देखिए जो पोल्स में जगह है वो क्या होती है, बिल्कुल ठंडी होती है, वहाँ पे स्नो रहती है, ठीक है, माउंटेन्स में, तो ये तो बिल्कुल ठंडा है, तो बिल्कुल ठंडे में बैक्टीरिया और फंगस ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस यहाँ पे डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो बिल्कुल स्लो होगा, ठीक है, तो अगर हम ड्राई और एरिड रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे मॉइस्चर है ही नहीं, ठीक है, तो बैक्टीरिया और फंगस के ग्रो होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नील हो जाती है, ठीक है, अल्पाइन रीजन भी स्नोई रीजन होते हैं, ठीक है, बहुत ठंडे इलाके होते हैं, तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो सो करेक्ट ऑप्शन कहाँ पे होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल क्या हो गया, ये आ गया हमारा इक्वेटर और ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, तो ये जो एरिया है पूरा इसको हम ट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है, तो इस जगह पे क्या होता है, सनलाइट जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है थोड़ा हॉट और ह्यूमिड, ठीक है, जो मानसून वगैरह भी आते रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा रहता है, हॉट और ह्यूमिड, तो इसलिए यहाँ पे डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो सबसे फास्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हार्बीवोर्स। देखिए गाइस, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं, ये है भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन, तो यहाँ से JKSSB डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, सिर्फ 10% ला है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यही पूछा है इसमें क्वेश्चन में, यही पूछा है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे जाती है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, तो इसमें क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, 10% ही एनर्जी जो है एक टॉपिक लेवल से, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे कुछ भी हो, तो 10% एनर्जी ही वहाँ से क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी, ठीक है,
10% ला जो दिया किसने था, दैट वाज गिवन इन 1942 बाय रेमॉन्ड लिंडमैन। ओके, ये भी पूछ सकते हैं कि 10% ला किसने दिया था। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके गाइस, फिर आगे मिलते हैं हम नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।